Okay, so guys, today we are going to discuss soil composition. Okay, today's topic is soil composition and soil properties. So let's understand what is soil composition and soil properties. Okay, so as far as soil composition is concerned, it is made up of soil composition is made up of four elements. Okay, mainly four elements. The first one is minerals, second is organic matter, okay, third is first is mineral, then organic matter, then soil water, that is water in the soil. This is different type of water. Next is soil air. Okay, so these four aspects are known as soil composition. अब एक एक करके हम देखेंगे इसको मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर द नेक्स्ट वन इज सॉइल प्रॉपर्टीज soil properties includes what you have to remember soil properties include soil texture, okay, and soil structure and soil color. So these are the aspect of soil composition and soil properties. In today's discussion, in today's session, we are going to discuss about composition and properties. Let's take first what is composition. Okay, soil composition means minerals, organic matter, soil water, and soil air. So let's see what is soil minerals. I mean, minerals are one of the important part of the soil, which is known as soil composition. So you should know if we are talking about
सॉइल। ओके, इस तरह का जो सॉइल का जो ग्रेन्स होता है, बहुत माइन्यूट ग्रेन्स होता है, तो पूरे सॉइल में 38 to 47%, दिस इज सपोज द एंटायर सॉइल और बंच ऑफ सॉइल, उसमें 30 to 47% क्या होगा, मिनरल्स होता है। ठीक है, और ये जो मिनरल्स है ये इनऑर्गेनिक से बनता है, इनऑर्गेनिक सॉलिड से। सॉइल में तीन हो गया ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कौन सा हो गया, मिनरल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स। तो मिनरल्स को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं। और एज वी नो सॉइल इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ, मेनली टू टाइप ऑफ मटेरियल, मिनरल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कहाँ से आता है, इनऑर्गेनिक ही सॉइल को क्या बनाता है, माइंड इट, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, है ना। और यू नो दैट एज वी हैव डिस्कस्ड सॉइल प्रोफाइल, so there is layer O, A, E, B, C, P. The last one or the lowermost one is the parent material, as you know. This parent material provides what, inorganic materials to the soil, and this will be upward movement, यानी कि ट्रांसलोकेशन के थ्रू, जो पहले भी हम कर चुके हैं, ट्रांसलोकेशन के थ्रू नीचे वाला लेयर में क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के लिए कौन सा एक्शन प्रिडोमिनेट करता है, बताओ, कैपिलरी एक्शन, है ना, पढ़ा था ना ये सब हम लोग, कैपिलरी एक्शन। इसके थ्रू ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स किधर जाता है, ऊपर का लेयर में जाता है, और सॉइल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ एज वी नो, इफ यू सी द एंटायर वर्ल्ड, अगर हम लोग पूरा वर्ल्ड को देखते हैं, तो पूरा वर्ल्ड में जो रॉक्स का, तीन टाइप्स का रॉक्स होता है, एज यू नो, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, isn't it? और पूरा वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग टाइप का रॉक मिलेगा। ठीक है, कहीं पर इग्नियस होगा, कहीं पर मेटामॉर्फिक होगा, कहीं पर सेडिमेंट्री होगा। इस हिसाब से जो पेरेंट रॉक है इन दिस कंसर्न, जो पेरेंट रॉक है ये भी क्या होता है, उसी टाइप का होगा जिस टाइप का वहां पे रॉक होगा। इग्नियस है तो इग्नियस होगा, मेटामॉर्फिक है तो ये मेटामॉर्फिक होगा, और सेडिमेंट्री है तो पेरेंट रॉक सेडिमेंट्री होगा। और whatever the characteristics this parent rock is holding, whatever the characteristics this parent rock is holding in terms of inorganic materials or minerals, now these inorganic materials will transfer upward by the capillary action and takes or participate in the formation of soil, isn't it? तो ये होता है। अब देखो, नाउ सी, तो ये वाला पार्ट में वेरी करेगा, इट मीन्स इनऑर्गेनिक मिनरल्स वेरी करता है। क्यों, क्योंकि पेरेंट रॉक वेरी करता है, पेरेंट रॉक कहीं पे इग्नियस है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक है, वैसे ही इनऑर्गेनिक मिनरल्स, और वैसा ही ऊपर भी ट्रांसफर होगा। और इसलिए सॉइल क्या होता है, अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि पेरेंट रॉक में डिफरेंसेस पाए जाते हैं लोकेशन टू लोकेशन। ठीक है, पॉइंट। नेक्स्ट, ये तो हो गया मिनरल्स। देखो मिनरल्स क्या है कि मिनरल्स के मतलब, मिनरल्स में हम लोग इनऑर्गेनिक का अगर बात कर रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक को ही मिनरल्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ऑर्गेनिक को मिनरल्स नहीं बोलते, ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे, बट इनऑर्गेनिक को क्या बोलेंगे, मिनरल्स। तो इसमें ये जो मिनरल्स है, ये क्या दिखाता है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल।
जब तक सॉइल फर्टाइल नहीं होगा तब तक प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी. एज यू वांट टू बी एडीओ एंड यू हैव टू टीच द फार्मर्स ऑल्सो, isn't it? फार्मर्स को भी तो बताना है ना कि प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है. तो ये सब ऐसे ही तो बताओगे जब यहाँ से सीख के जाओगे. तो प्लांट का ग्रोथ होगा कब? मिनरल्स का. मिनरल्स क्या देता है? फर्टिलिटी, है ना. तो फर्टिलिटी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है. देखो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन सा पार्टिसिपेट करता है इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. दैट इज क्वार्ट्स, हो गया क्वार्ट्स, है ना. देन फेल्डस्पार, क्वार्ट्स फेल्डस्पार, मस्कोबाइट, है ना, ओजाइट, बायोटाइट, पोटास, कैल्सिक, हॉर्न ब्लेंड, पिच ब्लेंड, अल्कली, बेस जो कल बताया था. तो ये सब इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, माइंड इट, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल की तरह काम करता है. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. और कुछ तो मिनरल्स देखो, है ना, कुछ मिनरल्स नेचुरली सॉइल में रहता है, नेचुरली भी सॉइल में रहता है. लेकिन एक लिमिट के बाद उस सॉइल का मिनरल भी एग्जॉस्ट कर जाता है. क्यों? बिकॉज प्लांट का जो रूट्स होता है, ये रूट्स उस नेचुरली सॉइल के मिनरल्स को भी खींच लेता है. और तुम जितना बार उसमें क्रॉप्स ग्रो कराओगे, प्लांट ग्रो कराओगे, क्रॉप्स ग्रो कराने से वो प्लांट या क्रॉप्स क्या करता है, नेचुरली मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको ले लिया. तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एडिशनली वहां पे किसका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, एनपीके सुना है ना, एनपीके, ये डालना पड़ता है. इस तरह का मिनरल्स डालना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ओवर यूज के कारण, ओवर यूज, सॉइल का जो ओवर यूज मतलब बार बार क्रॉपिंग करने से उसका मिनरल खत्म हो जाता है. तो हम लोग एडिशनल मिनरल्स एनपीके को डालते हैं. ठीक है. और इस तरह से सॉइल को क्या बनाएंगे, फर्टाइल दोबारा से. सॉइल में तो नेचुरली रहता है लेकिन वो बचा कहाँ है अब. इतना एक्सप्लॉइट किया है सॉइल को हम लोग, फसल उगा के, क्रॉप्स उगा के, वो बचा ही नहीं कुछ. दिस इज ऑल अबाउट मिनरल्स इन द सॉइल. नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या था बताओ. देखो, तो फर्स्ट वी हैव डन विद द फर्स्ट वन. सेकंड इज ऑर्गेनिक मैटर. लेट्स सी ऑर्गेनिक मैटर. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर, कहाँ से आता है इनऑर्गेनिक, क्या होता है. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिजम्स. तो ये क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. टोटल जो सॉइल है, उस सॉइल का 37 टू 42 43 पार्ट्स में तो क्या था, इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कितना परसेंट में रहता है, 5 to 12%. पूरा सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ये कितना होता है, 5 to 12%, है ना. और ये 5 to 12% ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिज्म भी होता है, ध्यान रखना. वी कैंट इग्नोर ऑर्गेनिज्म, जीव भी होता है. ठीक है ना. तो ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है. उसका ही प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनिक मैटर,
लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दोनों आ जाएगा, मान लो फ्लोरा फौना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन बहुत ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन ज्यादा होता है। और जब कोई भी पेड़ है, ट्री है, उसका पत्ता नीचे गिर गया, उसका कोई ब्रांच नीचे गिर गया, है ना, ट्री का ब्रांच नीचे गिर गया, लीव्स नीचे गिर गया, तो या फिर पूरा का पूरा जो पेड़ है, यही मान लो किसी ने काट के नीचे गिरा दिया, तो ये पूरा का पूरा ट्री क्या हो गया, सपोज नीचे गिर गया यहाँ से कट के। तो ये सब मिलकर क्या करता है, इन सबको जो धरती पे गिर जाता है, ये सब गिर गया ना सरफेस पे, दे आर नोन एज लीटर्स। और तुमको बताया था सॉइल प्रोफाइल का सबसे ऊपर वाला पार्ट याद है ना, इधर छुप गया, इधर देखो, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट में लीटर होता है यहाँ पे। कूड़ा कचरा का ढेर जो होता है, सब लीटर जोन कहलाता है। सरफेस पर है लीटर जोन, है ना। तो सबको लीटर बोलते हैं। लीटर ही क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर बनाता है, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक। तो लीटर क्या इसमें, अब मान लो कि सरफेस पे लीटर मिल गया। अब जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ये इसको पूरा लीटर्स को ब्रेक डाउन करते हैं, लीटर्स को ब्रेक करते हैं, डिसइंटीग्रेट करेगा, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड फाइनली दे विल कन्वर्ट द लीटर्स इनटू ह्यूमस। लेकिन ह्यूमस बनने का क्लाइमेटिक कंडीशन भी तो चाहिए, तभी तो ये सब होगा, है ना। कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ह्यूमस बनाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी कम हो जाता है। जहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होगा वो गर्मी में होता है, और उस टाइम ह्यूमस नहीं बनता है। Isn't it? ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर लिए। तो ह्यूमस बन गया ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है। और जो ये डिसइंटीग्रेट हुआ है, ह्यूमस तो बन ही गया, और जो पार्शियल ह्यूमस बना यानी सेमी डिसइंटीग्रेट हुआ। डिसइंटीग्रेट मतलब आधा टूटा फूटा, पूरा नहीं, पार्शियली, पार्शियली डिकम्पोज हुआ, तो भी वो क्या करेगा, सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। यानी लीटर्स हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए, यू अंडरस्टैंड। फुल डिसइंटीग्रेट होके ह्यूमस बनेगा, सेमी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो भी ये सॉइल का फर्टिलिटी में यूज होता है। ठीक है। तो ये, अच्छा करता कैसे, ये फर्टाइल कैसे बनाता है सेमी डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, किसको, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये देखने को मिलता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, और ये कहीं ना कहीं से, आई मीन टू से, हेल्प करेगा इनऑर्गेनिक मटेरियल या तो ह्यूमस के फॉर्म में, और सेमी डिसइंटीग्रेट है तो भी वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर का नहीं, सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है। क्या क्या ऐड फैड आ जाता है ना बीच बीच में, ट्रेंडिंग वीडियोस क्या क्या। ठीक है, देखो, तो ये तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया। नाउ सी, के बाद देखते हैं। अब देखो, ये
यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना कितना जरूरी है। तुम देखो, सॉइल में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो ये सब प्रोसेस भी नहीं होगा ना, डिसइंटीग्रेट ही नहीं होगा, ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होगा। ह्यूमस नहीं बनेगा तो सॉइल फर्टाइल कैसे होगा। अब देखो, जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन कौन सा, तीन टाइप का होता है। लीटर्स तो समझ गया, लेकिन लीटर को तोड़ेगा कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पूरा तोड़ेगा तो ह्यूमस बनेगा, आधा तोड़ेगा तो भी वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी बनता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तीन तरह का होता है। जो बिगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो साइज है, साइज विल बी मोर देन, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, साइज इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। और इसमें दो तरह का होता है ऑर्गेनिज्म, एक वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स मतलब इसका स्पाइन होता है, स्पाइनल कॉर्ड, और एक होता है इनवर्टिब्रेट्स जिसका स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, है ना। वो मालूम है ना, इसमें बहुत सारा आ जाएगा। जैसे वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आता है, रैबिट, ये सब भी डिकम्पोज करता है। बरोवर्स है ना, रैबिट, माउस के, बहुत हेल्प करता है। खेत में ये सब होना जरूरी है ना। रैबिट, माउस, गूज, स्क्विरल। और इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट्स में आर्माडिलो भी आता है, आर्माडिलो। इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं उसको, स्नेल। स्नेल जाता है ना, उसके अंदर रहता है स्पाइडर, है ना, लीच, अर्थवॉर्म। एंड्स, ये सब रहता है। तो इसके बाद होता है, ये तो बिगर साइज का ऑर्गेनिज्म हो गया। सेकंड देखो, मीडियम साइज ऑर्गेनिज्म। मीडियम साइज ऑर्गेनिज्म में वो 1 सेंटीमीटर टू 0.2 mm होगा, ये साइज होता है। इसमें छोटा छोटा जो क्या बोलते हैं, छोटा वाला स्पाइडर, मकड़ी, है ना। देन क्या बोलते हैं उसको, कीट, कीट इंसेक्ट्स, ये सब हो जाता है। स्प्रिंग टेल। के बाद स्मॉल साइज का भी कुछ ऑर्गेनिज्म होता है, ये सब क्या करेगा, डिकम्पोज करके ह्यूमस बनाता है। स्मॉल साइज में दैट विल बी लेस देन 0.2 mm, है ना। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एटसेट्रा, ये सब आएगा इसमें। ठीक है, तो ये सब हो गया ऑर्गेनिज्म। तो लिख लिया सब लोग। तो हम लोग क्या देख लिया अभी, दो चीज देख लिया, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर। अब देखते हैं सॉइल वाटर नेक्स्ट। इतना बहुत एग्जाम के लिए, सॉइल वाटर नेक्स्ट। तो सॉइल वाटर में क्या है, सॉइल में वाटर होता है, देखो ये मान लो सॉइल का छोटा छोटा पार्टिकल्स है। सॉइल का छोटा छोटा पार्टिकल्स है, तो इसके बीच में जो गैप होता है ना, इसी गैप में वाटर होता है। तो जूम करके दिखाता हूँ तुमको। इसके बीच में क्या होता है, वो वाटर प्रेजेंट रहता है, इसको सॉइल वाटर बोलते हैं। और ये सॉइल वाटर कहाँ से आता है, देख लिया।
ये सॉइल वाटर आता है रेनफॉल से। तो रेनफॉल होगा, बारिश होगा, तो वो सॉइल में जो जाता है ना, वो हम सॉइल वाटर कहते हैं। अब सॉइल के बीच में भी वाटर रहता है और काफी सारा पानी नीचे भी चला जाता है, यानी अंडरग्राउंड वाटर में। अंडरग्राउंड वाटर में जो चला गया वो तो अलग हो गया, लेकिन सॉइल में जो रुक गया, फंसा रह गया, वो सॉइल वाटर होता है ना। तो सारा पानी नीचे नहीं जाता, कुछ पानी सॉइल के अंदर भी फंस जाता है, बाकी नीचे चला जाता है बारिश के बाद, है ना, आफ्टर रेनफॉल। जो अंदर फंस गया वही है सॉइल वाटर। अब ये सॉइल वाटर क्या करता है सॉइल के फॉर्मेशन में, इसका फॉर्मेशन में, सॉइल का फॉर्मेशन में, सॉइल का इरोजन में, है ना, सॉइल का स्ट्रक्चर में, सॉइल को स्टेबिलिटी भी देता है। कौन? सॉइल वाटर। सॉइल वाटर है। सॉइल वाटर क्या करता है? सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन, सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल स्टेबिलिटी, इतना काम करता है ये सब। और ये तुम जान लो कि सॉइल के अंदर 15 to 35% कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन तो मेनली पूछेगा ना कितना कॉम्पोजिशन है, क्या बताओगे? 15 to 35% ये इसमें वाटर होता है, सॉइल वाटर, जो फाइनली प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए तो पढ़ रहे हैं। एडीओ को ये सब जानकारी नहीं होगा तो फार्मर्स को जाकर क्या बताएगा वो, है ना, कि तुम्हारा सॉइल में पानी है कि नहीं है। नहीं है तो इरिगेट करो, मानसून से नहीं हो रहा है, बारिश से नहीं हो रहा है तो इरिगेशन करके दो। फिर सॉइल में पानी नहीं होगा तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा। राइट। तो ये सब तुमको सॉइल का देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, अब सॉइल वाटर 3 टाइप का होता है, ये देखते हैं। सॉइल वाटर भी 3 टाइप का होगा। पहला होता है ग्रेविटेशनल वाटर, सेकंड इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एंड थर्ड इज कैपिलरी वाटर या कैपिलर वाटर इसको बोलते हैं। इन तीनों को देख लेते फिर हमारा सॉइल इन वाटर हो जाएगा, ठीक है। कैपिलर वाटर, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर देखो, ये फिर से सबको सॉइल प्रोफाइल के थ्रू भी समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉइल के लेयर्स हैं, सब सॉइल का प्रोफाइल है। बारिश हुआ, बारिश होने के बाद जो पानी है वो, कुछ पानी तो रिस्क एकदम नीचे चला जाता है, रिसने के बाद मतलब परमिएबिलिटी होती है तो बिल्कुल नीचे चला जाता है ना। लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं जाएगा, जैसे नीचे पेरेंट रॉक है तो उसमें नहीं जाएगा, उसके ऊपर तक ही रहता है। पेरेंट रॉक के ऊपर तक ही रहेगा ये ग्रेविटेशनल वाटर। लेकिन जब इतना नीचे चला जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो फिर इसको हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं ना। ग्रेविटी के कारण ये नीचे चला गया। और जिस जोन में ये वाटर जाके सैचुरेट हो जाता है, वो जोन ऑफ
सैचुरेशन बोलते हैं, है ना। जो ग्रेविटेशनल वाटर है जो नीचे आ चुका है, देखो जहां पर आ गया उसको जोन ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल वाटर जो है ये सॉइल को क्या देता है पता है? कलर, स्ट्रक्चर, और उसका क्या बोलते हैं वो, कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन नहीं बोलेंगे, कॉम्पोजिशन तो खुद ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये कर दो कलर, स्ट्रक्चर, और उसका बोलते हैं ना जैसे कि अ, गठन, उसको हिंदी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते, एक वर्ड है, सॉइल का पूरा जो टाइटनेस होता है, पैक्ट, है ना, उसमें लिख लो। हाँ लिख सकते हो, मतलब सॉइल का कलर, स्ट्रक्चर, या फिर प्रॉपर्टी लिख लो, चलो ये अच्छी बात है, ये ज्यादा अच्छा, प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सब को अफेक्ट करता है। और ये नीचे तक ग्रेविटेशनल वाटर क्या करता है, सॉलेबल जो मिनरल्स होता है उसको नीचे कर देता है, सॉलेबल पानी में जो सॉलेबल मिनरल्स हैं उनको ग्राउंड वाटर तक ले आता है, नीचे तक ले जाता है, इसको सॉलेबल मिनरल्स को, जो सॉइल में रहता है। ठीक है, तो नीचे जब आता है तो सारे पार्टिकल्स नहीं आते, सिर्फ जो फाइनर पार्टिकल्स हैं वो आते हैं, और जो मोटे पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो ऊपर ही रह जाते हैं, है ना। ये जो पार्टिकल है, कोर्सर, कोर्सर मतलब मोटा, कोर्सर मटेरियल ऊपर रह गया, फाइनर मटेरियल नीचे आ गया। This is gravitational water. I hope you understand what is gravitational water. Next, come to hygroscopic water. है ना, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कौन सा वाटर है? देखो, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं यही तो सॉइल को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जितना कर सकते हैं करते हैं, नहीं तो बाकी नीचे चला जाता है, नीचे का प्रोफाइल में, नीचे का लेयर में। तो जो सॉइल ड्राई होता है, ध्यान रखना, ड्राई प्लस वार्म, दे विल एब्जॉर्ब वाटर। कौन सा सॉइल एब्जॉर्ब करता है? जो ड्राई होगा, वार्म होगा, तभी तो ड्राई होगा, वार्म पहले से वेट होगा तो क्यों एब्जॉर्ब करेगा, isn't it? तो ड्राई और वार्म को ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, जो सॉइल ड्राई वार्म होता है। ड्राई वार्म कहाँ होगा? जहाँ गर्मी होगा, है ना। अच्छा, फिर क्या होता है जब बहुत ज्यादा ओवर ड्राई सॉइल है, मान लो सपोज देयर इज अ ओवर ड्राई सॉइल एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई। ओके, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर जो वाटर था, ध्यान रखना,
के अंदर वाटर था, अभी हम लोग बताए थे यहाँ पे, है ना, जिसको सॉइल वाटर कहते हैं, यहाँ पे बताया ना अभी। सॉइल वाटर, सॉइल के अंदर वाटर है, लेकिन अगर इस वाटर को, इस सॉइल को जिसमें वाटर है, ओवर ड्राई करेंगे, ओवर हीट करेंगे, अगर ओवर ड्राई और ओवर हीट करने से सम अमाउंट ऑफ सॉइल, सॉरी सम अमाउंट ऑफ वाटर कम्स आउट ऑफ द सॉइल, कुछ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कुछ पानी क्या होता है, बाहर आ जाता है ना। तो इसको हम लोग, ये जो पानी बाहर आ गया, दिस इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और ये कौन से कंडीशन में आता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर का कंडीशन क्या? ओवर ड्राइनेस एंड टेम्परेचर मस्ट बी हायर। ठीक है। और ये कितना निकलेगा इसमें से, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कितना निकलेगा, ये डिपेंड करता है कौन सा सॉइल है, कितना टेम्परेचर है उसमें, कितना मॉइस्चर है। मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, ओवर ड्राई कर देने से क्या होगा, ओवर ड्राई कर दिया सॉइल को तो मॉइस्चर निकल गया, है ना। अगर नॉर्मल ड्राई है, वार्म है, तब तो पानी को क्या किया उसने, अब्सॉर्ब कर लिया, बट ओवर ड्राई कर देने से मॉइस्चर थोड़ा बाहर निकल आता है, और जो बाहर निकल गया उसी को हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। और ये वाटर डिपेंड करता है कितना मॉइस्चर, कितना टेम्परेचर वो सॉइल में था, है ना। तो अब देखो, सॉइल में सैंड भी एक टाइप का सॉइल है, और क्ले भी एक टाइप का सॉइल है। कौन ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगा? ऑब्वियसली क्ले। तो ध्यान रखना, क्ले कंटेन्स मोर हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्ले में हाइग्रोस्कोपिक वाटर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ सैंड। सैंड में ये कम होता है। ठीक है। तो अगर मॉइस्चर ज्यादा हो गया, भाई मान लो बारिश ज्यादा हो गई, ऑब्वियसली सारा वाटर इंक्रीज करेगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का अमाउंट भी इंक्रीज करेगा। मॉइस्चर में तो इंक्रीज करता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ने से हाइग्रोस्कोपिक वाटर का क्या होता है, अमाउंट कम हो जाता है, ड्यू टू इवापोरेशन। ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी समझ गए, जो निकल गया उसमें से वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, लेकिन निकलने का कंडीशन जानना पड़ेगा, ओवर ड्राई, ओवर टेम्परेचर। थर्ड इज कैपिलर वाटर, है ना। कैपिलर वाटर, अब ये जो वाटर है, को हम, जैसे सपोज ये सॉइल पार्टिकल है ना, ये इसके चारों तरफ एक थिन लेयर होता है, जो इस पूरे पार्टिकल के ऊपर चिपका रहता है, थिन लेयर ऑफ वाटर, ना। इसी को हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। और अगर यहाँ पर इस एरिया में मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर अगर ज्यादा है, तो ऊपर का जो ये तुम देख रहे हो पतला, ये थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है, यानी कि डिपेंड करता है पानी पे। और
वैसा ही उसका आउटर स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, है ना। और जो कैपिलरी वाटर होता है, ये यानी लिक्विड फॉर्म में जब होगा तो बहुत मोबाइल होता है, और इसीलिए इसका इवापोरेशन भी जल्दी होता है ना। और इसी को अवेलेबल वाटर कहते हैं। अवेलेबल वाटर, है ना। अवेलेबल वाटर, क्योंकि इसी अवेलेबल वाटर का यूज कौन करता है? ट्रीज, प्लांट्स एटसेट्रा। और इसी अवेलेबल वाटर को हम लोग कैपिलर वाटर कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वाटर इन द सॉइल। क्या क्या हो गया देखो, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, और सॉइल वाटर। देखते हैं सॉइल लेयर। नेक्स्ट इज सॉइल लेयर। तो सॉइल लेयर, पूरा सॉइल में 15 to 35% में एयर होता है ना। ये भी जैसे सॉइल का पार्टिकल होता है, उसके बीच में पानी था, वहां पे हवा भी होता है ना। और स्पेशली जहां पर वाटर नहीं जाता है, वहां पर एयर चला जाता है। ठीक है, जिस जगह पे वाटर एंटर नहीं कर पाता है वहां पर हवा चला जाएगा। और जो एयर होता है सॉइल में, उसमें ऑक्सीजन कम होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर ज्यादा होता है, माइंड इट। इस एयर में ऑक्सीजन कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, और वाटर वेपर भी ज्यादा होगा। तो इस ये क्या करता है, एक तो जो सॉइल के अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म था, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, O2 लिख दो, ऑक्सीजन मिलता है। और जो छोटा मोटा प्लांट होता है, उनको CO2 मिलता है। किससे? इसी एयर से। तो इसको कहते हैं सॉइल एयर। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड व्हाट? सॉइल कॉम्पोजिशन। गॉट इट? सॉइल कॉम्पोजिशन में चार एस्पेक्ट्स हैं: मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर और सॉइल एयर। नेक्स्ट इज सॉइल प्रॉपर्टी, देखते हैं। सॉइल प्रॉपर्टीज। सॉइल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे? देखो, सॉइल में क्या होता है, बहुत सारा
फिजिकल प्रॉपर्टी भी होगा और बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है ना। और ये दोनों टाइम और स्पेस पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। टाइम और प्लेस पर डिपेंडेंट करता है, कौन सा टाइम है कौन सा प्लेस है, उस पे वेरिएशन होता है। तो चलो देखते हैं सॉइल का प्रॉपर्टी। तो सॉइल प्रॉपर्टी में फर्स्ट लेट्स सी सॉइल टेक्सचर। बताया था ना अभी, देखो सॉइल टेक्सचर। तो लेट्स डिस्कस सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर क्या है? सॉइल टेक्सचर होता है साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स। इट रेफर्स टू साइज एंड organization of the particles, है ना। तो साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स, साइज किसका? जो मिनरल्स होता है उसमें, सॉइल में मिनरल्स होता है ना, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इनका साइज, जो भी पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स प्लस अदर पार्टिकल्स, इनके साइज को सॉइल टेक्सचर कहते हैं। तो ये पार्टिकल्स का साइज वेरी करता है, मिनरल्स का भी साइज वेरी करता है। ये डिपेंड करता है रेट ऑफ डेनोडेशन पर। इन द फर्स्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड रेट ऑफ डेनोडेशन। डेनोडेशन में वेदरिंग और इरोजन दोनों आता है, बताया था ना पहले। तो अगर वेदरिंग ज्यादा होगा तो मिनरल्स का साइज छोटा हो जाएगा या अदर पार्टिकल्स भी छोटा होगा, लेकिन वेदरिंग का रेट कम होगा तो मिनरल का साइज बड़ा होगा, ठीक है ना। किस तरह का वेदरिंग हुआ और किस तरह का वहां पे साइज मिनरल्स का या अदर पार्टिकल्स का होता है। तो देखो, इसमें क्या है कि बहुत सारा सॉइल का टेक्सचर का ग्रेड भी होता है। ग्रेड लाइक देखो, ग्रेड कौन डिफाइन किया है? फॉर एग्जांपल एक होता है, एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, ये क्या किया है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने साइज जो है पार्टिकल का, उसके हिसाब से सबसे कम रखा है क्ले का साइज। क्ले का कितना रखा है? ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह एक ही मिलेगा, बिकॉज इट हैज बीन गिवन बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्ले है, तो क्ले इज लेस देन 0.002 mm, ठीक है, में होगा ये। क्ले के बाद इससे थोड़ा सा बड़ा साइज होगा किसका? सिल्ट का। सिल्ट का होता है 0.02 से लेके 0.02 mm, ओके। सिल्ट के बाद होता है फाइन सैंड, मतलब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा फाइन सैंड का साइज, 0.02 से 0.20 mm। फाइन सैंड के बाद कोर्स सैंड, कोर्स सैंड मतलब और थोड़ा सा बड़ा साइज, कोर्स सैंड हो जाता है 0.20 से 2.0 mm। देन स्टोन्स एंड ग्रेवल,
अब 2.0, ठीक है, 2.0 mm। तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने मिनरल पार्टिकल्स का जो साइज है वो दिया है, ठीक है, मिनरल पार्टिकल्स का साइज बताया है। और ये तो तुम्हारा टेक्सचर है, मतलब जो सबसे बड़ा पार्टिकल होगा 1 से 2 mm का होगा, है ना, ये ना। अब 2.0 mm भी होता है स्टोन्स और ग्रेवल्स, तो वो स्टोन हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि जो भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, मान लो कि सॉइल में अगर देखते हैं साइज, ये तो हो गया तुम्हारा सॉइल के मिनरल्स का साइज, और इसको एक ग्रुप में रखते हैं। मतलब अगर तुम स्टोन्स को देखोगे, स्टोन्स बड़ा बड़ा पत्थर है ना, और ग्रेवल्स, तो हिंदी में बालू बजरी कहते हैं, तो इस टेक्सचरल प्रॉपर्टी से अलग रखा गया, टेक्सचरल प्रॉपर्टी से इसको अलग रखा गया। 1 मिनट होल्ड करना, वह कहाँ से शोर आ रहा है देखता हूँ, आवाज आ रहा स्टोन्स एंड ग्रेवल अब 2.0। तो स्टोन्स और ग्रेवल को बेसिकली देखो क्या करते हैं ना, जो बहुत बड़ा साइज का हो गया तो वेरी कोर्सर सैंड बोलते हैं। सैंड तीन तरह का हो गया, फाइन सैंड, कोर्सर सैंड, और एक होता है वेरी कोर्सर सैंड। तो वेरी कोर्सर सैंड को एक काम करो, हाँ, स्टोन्स और ग्रेवल्स को यहाँ से हटा देना, इसमें वेरी कोर्सर 2.0 mm है ना। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 2.0 mm। तो ये हो गया तुम्हारा स्टोन्स और ग्रेवल अब 2.0 mm। लेकिन स्टोन्स और ग्रेवल्स है, उसको टेक्सचर क्लास से थोड़ा हटा दिया जाता है, ठीक है, टेक्सचरल क्लास से हटा दिया जाता है। टेक्सचरल ग्रुप में अगर हम बात करें, ये तो मिनरल पार्टिकल का साइज है, ये क्या है, ये मिनरल पार्टिकल का साइज है, ये सब मिनरल का जो पार्टिकल्स होता है उसका साइज है। बट जब हम बात करते हैं स्टोन ग्रेवल्स को, तो इसको टेक्सचरल क्लास से थोड़ा सा एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों टेक्सचरल क्लास से एक्सक्लूड इसलिए कर देते हैं, क्योंकि सॉइल्स को अगर हम लोग बहुत सारा टेक्सचरल ग्रुप में बांटते हैं, है ना, तो उसमें सैंडी, लोमी और सिल्ट आता है, स्टोन कहीं नहीं आता है। बट स्टोन तो है ना, स्टोन भी रहता है, लेकिन इसको टेक्सचरल क्लास में इंक्लूड नहीं करते, इसको एक्सक्लूड इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये सॉइल का काम नहीं करता है। स्टोन सॉइल नहीं होता है, स्टोन बड़ा साइज होता है, बहुत बड़ा। टेक्सचरल ग्रुप में अगर देखा जाए, सिर्फ टेक्सचर ग्रुप में, टेक्सचर का मतलब क्या हो गया, साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। बट हम लोग यहाँ स्टोन्स ग्रेवल्स भी लिखे हैं अब 2.0 mm। बट मेनली सॉइल का टेक्सचर में इसको रखा जाता है क्ले टू कोर्सर सैंड, ठीक है। स्टोन्स और ग्रेवल्स को नहीं रखते क्योंकि ये सैंड में आएगा ही नहीं, काउंट नहीं होता, या सॉरी सॉइल में काउंट नहीं होता। तो टेक्सचर ग्रुप में कौन कौन सा आता है, टेक्सचरल क्लास में देखो कौन कौन सा आता है। एक आता है सैंडी सॉइल, सेकंड होता है लोमी सॉइल, थर्ड होता है सिल्टी सॉइल। सैंडी सॉइल में 85% प्रोपोर्शन
सैंड का होगा +15% क्ले और सिल्ट और बोथ, यानी ज्यादा क्या होगा, सैंड, इसलिए इसको सैंड ही बोलेंगे। बट उसमें क्ले और सिल्ट भी होता है या दोनों हो सकता है। लोमी में क्या ज्यादा होगा, लोमी में लोम ज्यादा होगा। ठीक है, लोमी सैंड में 70% लोमी सैंड, मतलब सैंड बोल लो, लोमी सैंड। अब देखो तीनों है क्या, सैंड लोम सिल्ट, ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ देखो, सैंड है ना, सिल्ट है, क्ले है। सैंड सिल्ट और क्ले तीनों का जब इक्वल प्रोपोर्शन होता है तो इसको लोम सॉइल कहते हैं। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखो एक तरफ मान लो सैंड रख लो, एक तरफ सिल्ट और एक तरफ क्ले। 1/3 सैंड, 1/3 सिल्ट, 1/3 क्ले, तीनों मिला के क्या बनाता है, लोम सॉइल। लोम सॉइल इज बेस्ट सॉइल फॉर द क्रॉप्स, क्योंकि तीनों का प्रोपोर्शन इक्वल है। दैट्स वाई लोम सॉइल इज बेस्ट सॉइल फॉर द क्रॉप्स। ठीक है, बिकॉज तीनों का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। सैंड का साइज बड़ा होता है, सिल्ट का थोड़ा साइज कम होगा और क्ले का बिल्कुल कम होता है। और तीनों का जब 1/3 प्रोपोर्शन है तो क्या बनेगा, लोम, विच इज द मोस्ट सुटेबल, लोमी सॉइल क्या होता है, मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द क्रॉप्स। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि सैंडी लोमी सिल्टी किसको बोलते हैं। सैंडी बोलेंगे जिसमें सैंड 85% होता है ना। लोमी बोलते हैं जिसमें बताया था तुमको तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन होगा। तो ऐसे लिख लो, 30% सैंड, 30% सिल्ट और 30% क्ले। ठीक है, तीनों मिला के लोम, लोमी बोलते हैं। सिल्टी में क्या होगा, सिल्ट में 90% सिल्ट, गाद होता है गाद, +10% सैंड, सैंड बहुत कम होगा, ज्यादातर इसमें गाद होता है। लोम में तीनों होगा, सैंड में सैंड ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये रिलेटिव प्रोपोर्शन है। ठीक है, और सॉइल का टेक्सचर कुल मिला के जो इस तरह का दिखाई दे रहा है ना, ये सब अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां पर इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर हम देखते हैं कि टेक्सचरल ग्रुप जो सॉइल का बना हुआ है यहाँ पे, उसमें तीन मेन है, कौन कौन, सैंडी, लोमी और सिल्टी। ठीक है, अब देखो सॉइल का जो टेक्सचर होता है, ये सब जो साइज हम लोग देख रहे हैं, ये करता क्या है प्लांट को, ये प्लांट में सॉइल वाटर रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। यानी साइज पर ही डिपेंड करेगा उसमें कितना वाटर होगा या कितना नहीं होगा। और क्या अफेक्ट करता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, इस सॉइल में कितना न्यूट्रिशन है, उस स्टेटस को भी अफेक्ट करेगा ये साइज। देखो साइज तो ये हो गया ना, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शनल। ये पार्टिकल, पहले तो हम लोग क्या बोले कि देखो ये सब क्या है, ये सब पार्टिकल है, क्ले सिल्ट सब पार्टिकल है, और ये क्या है, साइज है यहाँ पे इतना। पार्टिकल जो है, डिफरेंट पार्टिकल्स, इनको हम लोग डिफरेंट टेक्सचरल ग्रुप में डिवाइड करते हैं। डिफरेंट पार्टिकल्स को डिफरेंट टेक्सचरल ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वो टेक्सचरल ग्रुप क्या है, टेक्सचरल क्लास क्या है, सैंडी, लोमी और सिल्टी। और टेक्सचरल क्लास किस पे बेस्ड होता है, कॉम्पोजिशन।
जैसे 85% ये है, 30% ये, 90% ये। टेक्सचर क्लास इज डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। कुछ नहीं है, मतलब दो चीज तुमको याद रखना है। एक तो पार्टिकल का साइज, ऊपर से ये टेक्सचरल क्लास सैंडी, लोमी और सिल्टी। तुमको बता ही दिया बेस्ट कौन सा होता है, लोम, जो कि बेस्ट सुटेबल होता है क्रॉप्स के लिए, जिसमें 1/3 तीनों होगा। तीनों मतलब सैंडी, सिल्टी, क्लेई। और जिसमें ज्यादा होगा ना, मान लो सैंड ज्यादा होता है तो इसको बोलते हैं सैंडी लोमी। सिल्ट ज्यादा है तो बोलेंगे सिल्टी लोमी। क्ले ज्यादा है तो बोलेंगे क्लेई लोमी। और तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन है तो सिर्फ बोलेंगे लोमी। समझ में आ गया बात, उसको बोलेंगे लोमी। तो ये सब किस किस चीज को इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, देखो सॉइल वाटर रिलेशनशिप, न्यूट्रिशनल स्टेटस, है ना। एरेशन, एरेशन मतलब हवा वगैरह जाता है उसमें। ठीक है, एरेशन थ्रू पोर्स ऑफ द पार्टिकल। पोर्स है ना, पोर्स कितना बड़ा साइज है नहीं है, उसी में तो एरेशन होगा। एरेशन थ्रू pores. Okay, aeration through pores. So nutritional status and soil water relationship is basically what? They are ultimately going to do what? They are ultimately affecting. They are affected by whom? They are affected by textual class. Okay, next. के बाद देखो, soil water relationship, nutritional status हो गया, aeration through pores हो गया, ये सब affected होता है और कुछ नहीं है। अब देखो सैंडी सॉइल, सबसे ज्यादा इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट कौन होगा? सैंडी, क्योंकि बड़ा बड़ा साइज होता है तो इसका पोर से निकल जाता है सब न्यूट्रिशन वाटर सब, है ना। लोमी में तीनों होता है तो इसमें अच्छा सा होल्ड करता है सब कुछ। सिल्टी बहुत कम होता है तो कुछ चीज को तो ये होल्ड ही नहीं कर पाता, सिल्टी में स्पेस ही नहीं होता है। तो ये भी इसलिए लोम बेटर होता है, लोम का बेस्ट सुटेबल होता है, वो सब कुछ ठीक ठाक हिसाब से करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। दिस वाज सॉइल टेक्सचर, नेक्स्ट इज सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल प्रॉपर्टी में सेकंड पार्ट इज सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या होता है सॉइल स्ट्रक्चर? इट रेफर्स टू arrangement of soil. Soil structure refers to arrangement of the soil particles. Soil particles क्या हो गया, clay, silt, है ना, sand, ये सब arrangement of the soil particles within the mass. Within the mass मतलब उसी सॉइल के मास में सॉइल पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, मास किस फॉर्म में होता है? एग्रीगेट्स के फॉर्म में, माइंड इट। सॉइल किस फॉर्म में होता है? उसका मास एग्रीगेट्स। ठीक है ना, एग्रीगेट कंडीशन, उसमें उसका मैट्रिक्स वगैरह, मिनरल मैट्रिक्स सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से सॉइल का जो पार्टिकल होता है, टेक्सचर तो समझ गए, है ना। टेक्सचर में क्ले, सिल्टी, लोमी ये सब है। लेकिन यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं, सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल क्या करता है, एग्रीगेट्स और क्लम्प्स के फॉर्म में होता है। पिंड कहते हैं ना, पिंड, उस तरह से होता है। देखो, जो सॉइल का सरफेस है, मान लो ये सॉइल है, इसका ये सरफेस है, तो इस पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, सॉइल का सरफेस पर ऑर्गेनिक मटेरियल है और आयरन ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड, कार्बोनेट, सिलिका, है ना। ये दूसरा सॉइल का पार्टिकल को बाइंड करने के लिए, एग्रीगेट बनाने के लिए
क्लम्स में बनाने के लिए, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में या दो से ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में, ये सारा कुछ क्या करता है, सीमेंट का काम करता है। इनको सीमेंटिंग मतलब बाइंडिंग के लिए सीमेंट का काम करेगा, ऑर्गेनिक मैटर, आयरन ऑक्साइड, कार्बोनेट और सिलिका। और इस तरह से सॉइल का पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐड होता है एग्रीगेट के फॉर्म में। अब मान लो यहाँ पर एक और सॉइल आ गया, बीच में सीमेंट ये है सब, फिर इधर भी आ गया, इसका बीच में भी सीमेंट है, तो ये कुल मिला के क्या बना रहा है, एग्रीगेट और मास। ओके, सीमेंटिंग का काम कौन कर रहा है ये भी तुम देख लिए। तो इस तरह से तुम लोग को दिख रहा है ना सब कुछ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये सब सीमेंटिंग का काम करता है। तो आपस में जोड़ने का, और अगर देखा जाए तो पूरा सॉइल स्ट्रक्चर में क्लाइमेट है ना, कैसा क्लाइमेट है, उसके बाद उसका जो बेसिक मटेरियल क्या है वहां का, उस जगह का क्लाइमेट, बेसिक मटेरियल, है ना, साइज, पार्टिकल साइज, जो अभी हम लोग देखा थोड़ा देर पहले, साइज ऑफ द पार्टिकल। तो कोई भी सॉइल का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्लाइमेट, पार्टिकल साइज, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस पर टेक्सचर चेंज होता है, क्या चेंज, सॉरी स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, तो सॉइल का स्ट्रक्चर किस पर चेंज होता है, हर जगह अलग मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में अलग मिलेगा, सेंट्रल इंडिया में अलग मिलेगा, वेस्टर्न इंडिया में अलग मिलेगा, साउथ इंडिया में अलग मिलेगा। किस बेसिस पे अलग स्ट्रक्चर मिलेगा सॉइल का, क्लाइमेट के बेसिस पे। वहाँ बेसिक मटेरियल यानी पेरेंट मटेरियल कौन सा है, पार्टिकल का साइज। ये तीनों चीज क्या करता है, हर जगह पर प्लेस टू प्लेस सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल विद इन द मास। ठीक है, एग्रीगेट्स कैसा होता है, क्लम्प्स कैसा होता है, और वो क्लम्प्स को जोड़ने वाला काम कौन करता है, सीमेंट का काम कौन करता है, ऑर्गेनिक मैटर, आयरन ऑक्साइड, कार्बोनेट और सिलिका। ठीक है, रिपीटिंग में पॉइंट, तो स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है देखो। अब ये सब तो रहना ही चाहिए, है ना, तो जितना भी जो भी यहाँ पर तुमको दिख रहा है ये सब तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है, बेसिक मटेरियल है, पार्टिकल साइज है, यही तो होल्डिंग, ये सब का होल्डिंग कैपेसिटी को डिसाइड करता है। जो सीमेंट है ना, सीमेंट, सीमेंट का होल्डिंग कैपेसिटी को यही सब डिसाइड करता है ना, कितना पानी जाएगा नहीं जाएगा, परकोलेशन कितना होता है, टेम्परेचर कितना है, क्लाइमेट तो है ना, ये सब डिसाइड करेगा। और इस तरह से सॉइल का बहुत सारा साइज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कौन कौन सा स्ट्रक्चर में किस तरह का साइज, नहीं स्ट्रक्चर, मैं बार बार साइज बोल रहा हूँ, साइज इज बेसिकली टेक्सचर। वी आर कमिंग टू स्ट्रक्चर, वी आर नाउ डिस्कसिंग। लाइट के जाने से कभी कभी दिक्कत होती है। ठीक है ना, देखो अभी क्या बोल रहे थे हम, हाँ, तो अलग अलग उसमें उसका क्या होता है, साइज। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर देखो प्रिज्म लाइक, प्रिज्म लाइक, सेकंड फ्लैटी, थर्ड ब्लॉक लाइक, स्फेरॉइडल। ठीक है, एंड स्फेरॉइडल सॉइल से पता है कैसा होता है, ग्रैनुलर एंड क्रम्बी। तो नोट कर लो, ग्रैनुलर एंड क्रम्बी, एंड these soils are considered best for the plants. Spheroidal are considered as
बेस्ट फॉर द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स ग्रोथ एंड टीलेज दोनों लिख लो, प्लांट्स ग्रोथ एंड टीलेज। तो जो भी प्लांट का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, उसका ग्रोथ है, उसका डेवलपमेंट है, वो सारा कुछ इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। गेटिंग अ पॉइंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कल्टीवेशन, होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये सब इस पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। तो प्रिज्मेटिक, ग्रैनुलर, क्रम्बी, ये सब स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा है, देखो एक और बचा होगा लास्ट। टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, नाउ कम टू द कलर। के बाद हमारा प्रॉपर्टी एंड हो जाएगा, सॉइल प्रॉपर्टी, है ना। नाउ कम टू सॉइल कलर। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। Color of the soil is depending upon. Color of the soil is depending upon what? Upon its mineral and organic content. मीन्स दोनों हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिनरल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो है ही, उस पर डिपेंड करता है ना। तो कोई भी सॉइल का कलर क्या इंडिकेट करता है? सॉइल कलर इंडिकेट्स इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका? सॉइल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक। और बहुत सारा कलर होता है, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रेश। तो जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा या फिर ह्यूमस ज्यादा होगा, है ना, वो सॉइल का कलर क्या होगा? ग्रे, डार्क ग्रे और ब्लैक, है ना। मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड करता है सॉइल का कलर, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल, दो चीज पे डिपेंड करेगा। जैसा मिनरल होगा वैसा कलर, जैसा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वैसा कलर। ठीक है। तो ये, जैसे मिनरल का बात करें तो डेक्कन प्लेटू इंडिया का वो लावा का बना हुआ है, तो उसका बेस क्या हो गया? लावा। लावा की वजह से उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक। तो ये किस पे डिपेंड किया? मिनरल्स पे। ये किस पर किया? ऑर्गेनिक मटेरियल पर। लावा की वजह से ब्लैक हो जाता है ना। जिस सॉइल में आयरन ज्यादा होगा वो सॉइल का कलर क्या हो जाएगा? रेड। ठीक है, आयरन वाला सॉइल में रेड कलर हो जाता है। और रेड प्लस थोड़ा सा हाइड्रेट कर दो, उसमें थोड़ा पानी आ गया, रेड प्लस हाइड्रेट इज इक्वल टू येलो हो जाएगा। तुम जानते हो ना, इंडिया में रेड एंड येलो सॉइल है। ठीक है, कहाँ पर? पेनिनसुलर प्लेटू में। तो कलर किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे, है ना। थोड़ा सा वाइटिश सॉइल है तो समझो सॉइल क्या है? सलाइन है। और ग्रे है तो अल्कलाइन, कल बताया था। ये सब केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, उस पर भी सॉइल का कलर डिपेंड करता है ना। जिस सॉइल में ऑक्सीजन
प्लस ऑर्गेनिज्म प्लस फेरस यानी लोहा, ये सब कम होता है। जिस सॉइल में सब लैक करता है उसका रंग ब्राउन हो जाता है। कलर क्या होगा? ब्राउन। ओके। और जिस सॉइल में मिनरल्स सॉल्युबल हो जाता है, मिनरल्स सॉल्युबल हो गया और सॉल्यूशन बना के सॉइल से एग्जिट कर गया, बाहर चला गया, तो उस सॉइल का कलर क्या होगा? कलर ऑफ द सॉइल विल बी देन येलो। ओके। तो इस तरह से सॉइल का कलर भी क्या करता है। अब सॉइल में एक और प्रॉपर्टी काम करती है, दैट इज उसको बोलते हैं पीएच। पीएच 0 to 7 देन 14 तक मेजर करते हैं। 7 का पीएच है मतलब न्यूट्रल है ना। पीएच जानते हो ना, न्यूट्रल। इस तरफ जाएगा अगर सॉइल 0 की तरफ तो एसिडिक हो जाएगा, और इधर जाएगा 14 की तरफ तो सॉइल क्या होगा? बेसिक, अल्कलाइन इन नेचर, है ना। तो एसिडिक और बेसिक, उल्टा ही बोल दिया, रुक जाओ 1 मिनट 1 मिनट, उल्टा ही बोल दिया। तो देखो, जो पीएच है अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये ठीक ही तो बोला था, 0 मतलब 0 से 14 तक पीएच होता है, और 0 होने पर हाईली एसिडिक। सही था, सही बोला था, फिर मैंने मिटा क्यों दिया। इधर जाने पे 14 हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है 14 होने पे। ठीक ही बोला था मैंने, अपने ही बात को नेगेट कर दिया। एसिडिक 0 की तरफ और इधर क्या हो जाता है? बेसिक। ठीक है। और बीच में 7 है तो न्यूट्रल, है ना। अब बताओ कौन सा पीएच चाहिए प्लांट के लिए। जो पीएच होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, बेसिक होता है? 5.5 यानी थोड़ा एसिडिक, है ना। अगर 5.5 उसके लिए अच्छा होता है जिस प्लांट में ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा, यानी ह्यूमस वगैरह और जीवों का फॉसिल्स वगैरह, है ना। जिसमें इनऑर्गेनिक ज्यादा होगा वहां के लिए पीएच 6.5 अच्छा होता है। 6.5 इज फॉर वो प्लांट के लिए जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है। नोट कर लिया ये। दिस इज ऑल अबाउट सॉइल कॉम्पोजिशन, सॉइल सॉइल कॉम्पोजिशन एंड सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल कॉम्पोजिशन एंड सॉइल प्रॉपर्टीज। ठीक है। सॉइल कॉम्पोजिशन और सॉइल प्रॉपर्टी में ये सब हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है, तो आज का सेशन ये यहाँ पे फिनिश होता है। इसको बस रिवाइज कर लेना और कुछ भी नहीं करना है। नो नीड टू गो थ्रू एनी अदर बुक्स। ओके, इतना ही पढ़ लो, बहुत है। ओके देन, ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट इन अनदर सेशन।